24শে নভেম্বর মঙ্গলবার ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী বিশিষ্ট সমাজসেবী হজরত জনাব শ্রদ্ধানন্দজিকে ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত জানান এবং উত্তরীয় পরিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। সাম্প্রদায়িকতাকে ভুলে এক হওয়ার যে বার্তা চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী মানুষকে দিতে চেয়েছেন, সেই লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করতে এবং কেন্দ্রের সরকারের ব্যর্থতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সেই কর্মযজ্ঞে একসঙ্গে এসেছেন এবং আছেন সমাজসেবী শ্রদ্ধানন্দজি। সেই লক্ষ্যে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে জানালেন শ্রদ্ধানন্দজি। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar, sat sri akal. A very good evening to all the viewers of all the media persons who are present over here. And I heartily welcome everyone over here. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आज मौजूद हैं हिंदुस्तान के जाने माने शख्सियत हजरत जनाब श्रद्धानंद जी, और ये हमारे लिए यहाँ पे कलकत्ता में आए हैं, बंगाल में आए हैं। और इनका मेन मकसद यही है कि हम लोगों को यहाँ पे जागरूकता जो हम लोग अंदर में जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरा कर दिए यहाँ आके। तो नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बतौर मैं गुलाम रब्बानी चेयरमैन होने के नाते मैं उनको कलकत्ता में बंगाल में वेलकम करता हूँ। और ये एक छोटा सा उत्तरीय और ये एक शॉल है जो हमारे छोटे भाई की तरफ से बड़े भाई को सम्मानित किया गया है। और मैं इनका वेलकम करता हूँ बंगाल में, कलकत्ता में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं रघुवर सदानंद पति। सबसे पहले एक बात बोलूंगा भाइयों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई प्रशंसा का पात्र नहीं और किसी भी पोषक का पात्र नहीं। अगर मैं पात्र हूं तो केवल एक बात के लिए मैं पात्र हूं, वो पात्र हूं मैं एक मित्रता का, एक दोस्ती का, जो कौमी अखंडता की बात करता है। मैं रब्बानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि रात के इस वक्त मेरे ख्याल से 10:10 हो चुके हैं और मैं लेट हूं, आज मैं लेट हूं। मैं माफी चाहूंगा तहे दिल से आप सभी पत्रकार साथियों से, मेरी वजह से आपका 1.5 घंटा खराब हुआ है। लेकिन जितने भी युवा साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सारे लोग आज मिल रहे हैं। मैं कलकत्ता में रोड ट्रिप से आया हूं और मैं धन्यवाद दूंगा बहन जी आप सभी का। युवा साथी हैं आप लोग, विभिन्न चैनलों से हैं, और तमाम उन चैनल वालों को जो लोग दिन रात इस प्रयास को आगे ले आ रहे हैं, जो एक अलग जगा रहे लोगों में। देखिए, मीडिया प्रजातंत्र का जो होता है वो चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन आज गोदी मीडिया हो गया हर जगह। मैं सीधी साफ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आज हर जगह गोदी मीडिया है। थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू फेसबुक, धन्यवाद उन तमाम प्लेटफॉर्मों का जहां आप जैसे लोग अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, जनता की बात को बेबाकी से रखते हैं। जब आप जैसे लोग दुर्गा पूजा को उत्सव के तौर पे मनाते हैं, जहां पंडाल एक मुसलमान व्यक्ति क्रिएट करता है, जहां रविंद्र संगीत हाजी नजरुल साहब गा के सुनाते हैं, उस बंगाल की वीर धरती को मेरा नमन, बंगालियों को मेरा संपूर्ण नमन। और माइनॉरिटी के साथ आप जो अपनी कंप्लीट चला नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, पूरे संगठन को मैं नमन करूंगा। वीरता का काम है। मैंने अभी रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में मैंने एक चीज देखा कि आपने किस तरीके से एक देश के बड़े पॉलिटिकल पार्टी का जो जुम्मा 3 दिन हुए अभी बिहार में कुछ सीट जीत के आए हैं, वो किसी व्यक्ति को मुसलमान होना सिखा रहा था। मैं उन्हें एक बात बता दूं, कृपया आप वो गलती ना करें जो लूटस करता है। दर्शकों, आप जानते होंगे मैं लूटस किसे बोलता हूं, इसके अलावा कोई शब्द मेरे जहन से निकलता नहीं। मैं एक शिक्षित युवा हूं तो मैं किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं मान सम्मान में किसी का ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जो जायज बात है वो तो कही जाएगी और चौड़े में कही जाएगी। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरा सीना 56 इंच का है। लेकिन मैं अपना जिगर आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम बंद कमरों में होते हैं, वो अंधभक्त एक बात समझ लें भाई, गुलाम रब्बानी के साथ आज मैं खड़ा हूं और कलकत्ता में हूं। और ये कोई स्टूडियो नहीं है, इनका ऑफिस है। ये वो व्यक्ति है जो कोरोना काल में लोगों के बीच मौजूद रहा। ये वो व्यक्ति है जो माइनॉरिटीज के दर्द को लोगों में लेके आते हैं। आपको ये समझना होगा कि आज देश का जो मेजॉरिटी है ना, वो भी आज बहुत बुरी तरह अपेक्षित किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें किस तरह से नए नए टैक्स के दंड दिए जा रहे हैं। और आप जाएं और कोरोना का आप देखिए कि मास्क के लिए कहीं 2000 कहीं 1000 आप लोगों को खाना नहीं पहुंचाते।
ये वो लोग हैं, ये वो शख्सियत है रब्बानी जी जो कोरोना काल में गरीब लोगों के बीच मौजूद रहे। देखिए, किसी का कुछ अच्छे काम करने के लिए करोड़पति होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी का अच्छे काम करने के लिए देशभक्ति की भावना होना बहुत अनिवार्य है। मैंने अपने तमाम वीडियो में एक बात कहा था, मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं करता, मैं भारतीय हूं, मैं भारत में यकीन रखता हूं, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वो जो लोग हैं जो आंध्रा में, तेलंगाना में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, मियां आप वहां क्यों नहीं लड़ते सारे सीटों में? किसने हाथ बांध रखे हैं आपके? हथकड़ी लगा रखा है क्या जो वहां इलेक्शन नहीं लड़ते? बिहार और बंगाली दिखता है क्या आपको? यानी अपनी जगह आपकी जड़ कमजोर है, जड़ें हैं नहीं। यहां भावना फैला के करोगे। अगर आपको अपने कौम के प्रति, अगर आपको अपने माइनॉरिटी के प्रति, अगर आपके देश के तमाम मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को दर्द का जरा सा भी एहसास है, तो ममता जी के बारे में समझिएगा, सुनिएगा, उनके कार्यों के बारे में समीक्षा कीजिएगा, और जब वक्त मिलेगा तो इस व्यक्ति के बारे में सोचिएगा। आपने वीडियो में क्या कहा था इनके बारे में? अगर हम लोग वीडियो बनाना शुरू करें ना, तो शायद आपको जगह कम पड़ जाएगी, आपके चैनल में भी हमारी वीडियो चढ़ने लग जाएंगे। आप खर्च करते हैं लाखों रुपए, हम साधारण होते हैं। देखिए, साधारण 200 रुपए की टी शर्ट है, 350 रुपए की घड़ी है। साफ बात बोलूंगा, औकात यही है। लेकिन देश के लिए कितना बड़ा औकात है, वो शायद आपका करोड़ों रुपए फेल हो जाएगा। हमारा इंच एक भी पीछे नहीं हटेगा मेरे राष्ट्र के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सेम बंगाल, ये हमारा मिशन विद विजन है, और बंगाल तब बचेगा जब हम कौमी एकता की बात करें। बंगाल तब बात करेंगे जब मंदिर और मस्जिद में एक लश्कारा निकलेगा कि हम सब एक हैं। पहली बात, मैंने अपने पहली वीडियो में एक बात बोला था, वो हिंदू क्या जिसके दिल में मुसलमान ना बसता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके जहन में एक हिंदू ना रहता हो। मैं रोज मिल रहा हूं, कभी मैं जैन मंदिर होता हूं, कभी मैं जम्मू होता हूं वैष्णो देवी मंदिर में, कभी कश्मीर होता हूं, कभी भाईजान के साथ होता हूं। मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता भाई, मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता। और ये जो इन्होंने शाल उड़ाया, दूसरा शाल मैं इनसे मांग के ले लूंगा कि ठंड ज्यादा पड़ रही है कलकत्ता में। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ आइए, एक बहुत अच्छा मुहिम छेड़ रहे हैं ये लोग। ये साधारण जन के लिए काम कर रहे हैं, इनके पीछे कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, इनके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, माताओं का एक आशीर्वाद प्राप्त है इन लोगों के लिए। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आइए, बंगाल को बचाइए। अगर बंगाल को कुछ हो गया तो हम देश को खो देंगे। दीदी बहुत मजबूती से लड़ रही है हर मंच पे। मैं दीदी से अभी तक मिला नहीं हूं, मेरे को कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं था टीएमसी से, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं एमएलए एमपी सब मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं। रब्बानी साहब 10:15 बजे रात को मेरे लिए खड़े हैं। मेरे साथी जर्नलिस्ट जो दीदी है जिनके पैर में चोट है, कौन सी चैनल से दीदी आप? संकेत मीडिया। उनके कंधे में और पैर में चोट है, उसके बावजूद वो हमारे को एक शूट के लिए यहां मौजूद है। यह दर्शाता है कि उनके लिए, देश के लिए, बंगाल के लिए क्या जहन में है। मेरे सारे युवा साथी, मैं अभी आने वाला 10 दिन बंगाल में हूं। बंगाल की मिट्टी से है, आप समझिएगा। बंगाल राजा राममोहन रॉय की धरती, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह को रोका, बराबर। बंगाल जहां आज भी आप जाएंगे ना तो बाउल संगीत होता है, बाउल संगीत। एसडी बर्मन, ओरे माझी, सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पापा ने केवल सचिन देव बर्मन के नाम से रखा था। महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर, सचिन देव बर्मन, बंगाल से। क्या इंस्पिरेशन है। इस मिट्टी में बहुत पवित्र अलग है। जो यहां आता है ना, वो यहीं का होके हो जाता है। मैं यहां से निकल के देश विदेश में पहुंचा हूं, मैं देश विदेश में पहुंच के यहां नहीं पहुंचा। एक रब्बानी भाई सवाल, रब्बानी भाई, ये जो आप मैनिफेस्टो हाथ में लेके हैं, जी, ये क्या है एक्चुअली, आप बताइए प्लीज। ये देखिए, जैसे मैं आपके सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम, नहीं आप थोड़ा सा पीछे रहिए, इनको सामने रहने दीजिए। तो मीडिया के माध्यम से जो अभी हम लोग देखा कि हमारे सामने में एक बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद हैं, और इनको हम लोग अपने बड़े भाई मानते हैं। इनके वीडियोस को हम लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, फेसबुक लाइव देखते हैं, तो इन लोगों से भी हम लोग बहुत प्रेरित हैं, बहुत हम लोग को उत्साह मिलता है, बहुत मनोबल बढ़ता है, और बोलने की ताकत बढ़ती है। सिर्फ इसी मकसद से जो है यहाँ पे नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट 7 नवंबर को प्रेस क्लब में, कोलकाता प्रेस क्लब में, हम लोगों ने बीजेपी के 45 फेलियर्स जो है हम लोगों ने पब्लिक को दिया था। पब्लिक के सामने हम लोग रखे थे। वो मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग सभी वाकिफ हैं उससे कि ये बीजेपी के फेलियर्स क्या है। बस सिर्फ और सिर्फ यही मकसद ये, क्योंकि इनका जो दुर्नीति है इतना लंबा बन गया है। हाथ में तो 45 है ये शायद। जी हाँ, 45 तो पॉइंट क्या इसमें से 10 थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जी, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये मकसद करने का सिर्फ यही है, एक ही और सिर्फ यही मकसद है कि
इनकी जो दुर्नीति इतनी लंबी लिस्ट है तो हम लोगों को यहाँ डालना पड़ा है। और ये डालने का मकसद ये है, नेशनल माइनॉरिटी का जो मुहिम जो चल रहा है, ये मकसद सिर्फ एक ही था कि इनका जो लास्ट दुर्नीति है, जो बंगाल में उन लोगों ने जो भी इलीगल रैली आयोजित किया था, नबुन्नो चलो, और हेस्टिंग में जो उन्होंने पूरा उत्पात मतलब मचा दिया था, हम लोगों ने ये भी देखा कि वीडियो इतना वायरल हुआ है कि उनके जो मेंबर्स हैं, पता नहीं वो कलकत्ता के रहने वाले कि बाहर के रहने वाले हैं, वो लोग जो क्या कर रहे हैं, पब्लिक और मीडिया थाने में अपना कपड़ा फाड़ कर दिखा रहे हैं कि पुलिस ने उनको मारा है, कलकत्ता पुलिस ने, बल्कि ये झूठी बात है। तो इस तरह की दुर्नीति से लेकर जो पीछे हम लोग जाते हैं, जो जिस देश में हम लोग रहते हैं वो गांधी का देश है, फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं हम लोग उनको। उनका एक बहुत बड़ा एक 90% हाथ था कि भारत को आज यहाँ पे संविधान, हम लोग का भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उनके ऊपर में क्या किया गया, उनका पुतला को बनाकर, उनका एफिजी बनाकर, उनके ऊपर में एक ब्लड वो लगाकर गोली मारा गया था उनके नेता के। ये मैं गुलाम रब्बानी नहीं कह रहा हूँ, भाई हमारे नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो वायरल कह रहा है, और वो बहुत ही सीना चौड़ा करके वो वीडियो बनाए थे। तो मैं चाहता हूं कि गुलाम रब्बानी, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट और मेरे बड़े भाई, यही हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी जो पहली दुर्नीति है वहां से लेकर लास्ट लोग उसको याद रखें। आप और एक बात मैं बोलूंगा, बीच में मैंने इंटरफेयर किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक सीधा सा बात है, ये जो 45 पॉइंट्स है ना, इसमें एक छोटा सा निचोड़ है। जो मेहनत ये कर रहे हैं ना, रेबल फाउंडेशन एक छोटा सा प्रश्न पूछता है रब्बानी साहब की ओर से, गांधी या गॉडसे, गांधी या गॉडसे, अंध भक्तों के लिए और भाजपा के लिए एक छोटा सा प्रश्न है गुलाम रब्बानी साहब के लिए, बगैर उनकी परमिशन लिए, जो मेरी दिल की भावना फील कर रही है इस मंच को, इनका जो 45 है ना पॉइंट, उसका एक निचोड़ अगर हम एक बना दे, केवल एक, देश का सीधा सा मैसेज है, गांधी या गॉडसे। अगर इस बात का जवाब अमित शाह दे दें, इस 45 में से एक पॉइंट की भी हमें आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन, जिस जगह, जिस मंच पे आप केवल एक इशारा करके हमें बुला लीजिए, मैं भाई साहब को लेकर आपके मंच पे आ जाऊंगा, अमित शाह साहब, मैं इनको ले आऊंगा, मेरी गारंटी है। आप जगह बता दीजिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट, कहीं भी बताइए, हम वहीं आ जाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती होगा, क्योंकि मैंने कभी असम्मानित भाषा का प्रयोग नहीं किया आज तक, ना मैं करूंगा, लेकिन मेरा दिल एक सवाल पूछता है। मेरे युवा साथी, मेरे अनुज यानी हम छोटे भाई को बोलते हैं और बहुत प्रिय होते हैं, जैसे राम के भाई भरत हैं और वो अनुज के नाम से बोला जाता है। मेरे प्रिय अनुज, गुलाम रब्बानी साहब की ओर से मैं केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, अरे मारिए गोली डिमोनेटाइजेशन को, मारिए गोली, 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, और मारिए गोली, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आ ही है, हम बहुत बुरे दिन पसंद, हमें बुरे दिन पसंद, हम बुरे लोग हैं। एक छोटा सा सवाल है, अर्नब जी अगर आप भी सुन रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस मंच के माध्यम से, आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। पूछता है भारत भाई, एक छोटा सा भारतीय अपने छोटे भाई से हाथ जोड़ के पूछ रहा है, गांधी या गॉडसे। जिस दिन आपको टाइम मिल जाए, 20 मिनट का सेशन हम दोनों भाइयों को बुला लीजिए, और अपने पूरे 50 लोग बुला लीजिएगा, हमें 5 मिनट दे दीजिएगा। संबित पात्रा को जरूर से बुलाएं। और आप लोग पहले 25 मिनट बोलिएगा, पूरा 25 मिनट आपका, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे रब्बानी साहब, एकदम पक्का। हाँ। आखिर के 5 मिनट चुप होकर हमें सुन लीजिएगा। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, अगर आप 3 साल में जवाब दे दे, जर्नलिज्म छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत। आखिर सवाल, आज की जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, मेन मीडिया, वो किस तरफ जा रही है? गोदी मीडिया, इनके बारे में क्या बात करना है, आप लोग मीडिया हमारे लिए, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। ये लाइव सेशन चल रहा है, जो लोग हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, उनसे मेरा अर्ज है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, गुलाम भाई के लिए अपने आवाज को आगाज बनाइए। अकेला ये शख्स क्या करेगा आप लोगों के लिए, सहते सहते ये जुल्म का शिकार हो जाएगा। जुल्म का शिकार मत होने दीजिए, पीड़ित मत होने दीजिए। आइए नए भारत का निर्माण करते हैं, आइए बंगाल को बचाते हैं, मिशन बंगाल, सेव बंगाल। जी सर। मोदी जी ने एक, जब तक दादा चाहेंगे हम रहेंगे। मोदी जी ने अब्रॉड में जाकर एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था, सीना चौड़ा करके 56 इंच का, कि हमने, मोदी जी ने अब्रॉड जाकर एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था, जिन्होंने हम लोग सबने देखा है कि हमने ये काम किया, डन, हमने वो काम किया, डन। शायद भाई आपने भी देखा होगा, हमने ये काम किया, डन, हमने वो काम किया, डन। तो ये जो नॉट डन है, तो इसमें भी जरा आप लोग ध्यान रखें, ये नॉट डन है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट, 15 लाख नॉट डन, 2 करोड़ नौकरी नॉट डन, वुमेन सेफ्टी नॉट डन, 100 स्मार्ट सिटी नॉट डन, क्लीन गंगा नॉट डन, MSP फॉर फार्मर्स नॉट डन, लोकपाल बिल फॉरगॉटन नॉट डन, नो गाइडलाइंस फॉर कश्मीरी पंडित्स, उनके लिए बहुत बड़ा डिबेट हुआ। अभी मैं कश्मीर, कोई गाइडलाइंस उनके लिए 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में कश्मीर में था, कश्मीरी पंडितों के बीच में था,
उनके कैंप में था और कश्मीरी पंडित ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि 2007 में केवल एक कैंप बनाया था, वो भी तत्कालीन मुफ्ती साहब ने, जो अभी दुनिया में नहीं रहे। महबूबा मुफ्ती के जो फादर साहब थे, उन्होंने बनाया था कश्मीरी पंडितों का पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर। आज के उसके पश्चात आज तक कोई नहीं बना। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया एज माइग्रेंट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया है माइग्रेंट्स। आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं भाई साहब के पोर्टल में भी उसको भी शेयर कर दूंगा। और उसके लिए मुझे काफी घंटों तक हमने देखा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले अमित शाह जी बार बार आए यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे, और उसके बाद उन्होंने आदमियों से मिला, जनसभा किए, और उसके बाद कहीं ना कहीं 18-22 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस बार जब विधानसभा भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी फिर से आना शुरू किए हैं। तो क्या लगता है वेस्ट बंगाल में इसका असर कैसे पड़ेगा? आपने एक बात देखा होगा, जब बरसात होती है बहुत सारे आवाजें आती हैं। आप पेड़ों में अंधेरे में देखिएगा, दिन के उजाले में भी जब बरसात होती है झिंगुर की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है। मेंढकों की आवाज भी आपने सुने होगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये कोई हमारे बुजुर्गों ने वैसे ही नहीं बना दी थी कि बरसात होते बरसाती मेंढक शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों का मुहिम केवल चुनाव होता है ना जी, इलेक्शन होता है, वो लोग देशभक्ति के लिए और समाज कल्याण के लिए क्या बात करेंगे? जिनको बात करनी होगी ना, वो लोगों के बीच रहेंगे। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि सोनार बांग्ला। अरे सोना हम खाएंगे क्या? सोना कोई बिस्किट है, ईटेबल है क्या? अरे आप गेहूं की बात कीजिए, दाल चावल की बात कीजिए, आप प्याज की बात कीजिए ना जी। 80 रुपए का रेट आज भी चल रहा है। आलू 6 महीने से क्यों 50 रुपए के नीचे नहीं आ रहा है जी? आलू ऐसा क्या है जो 50 रुपए के नीचे नहीं? आज तक प्याज को 1.5 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए। कनाडा से प्याज लाए, कहां गया वो प्याज? तो इलेक्शन के टाइम पे इनको केवल यही सब आता है, जुमलेबाजी जुमलेबाजी। बड़का झूठा पार्टी तेजस्वी यादव ने बोला था ना बिहार में, अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? दुनिया कहती है जी। इसका असर वेस्ट बंगाल में नहीं पड़ेगा? इतना दिनों बाद आप भारत की कई जगह पे घूमते हैं, पर ये बंगाल का माटी, आपने अभी अभी कहा कि ये आपकी बचपन की मिट्टी है, तो क्या लगता है बंगाल का माटी क्या चाहती है? देखिए, बंगाल की मिट्टी में मेरे दादाजी विलीन हुए हैं, पंचतत्व मिले हैं। आहोंदा गांव है मेरा, बांकुड़ा जिले में। बहुत साधारण गांव का मैं निकला हूं, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि का गांव, क्योंकि लोग उच्च होते हैं अपने विचारों से। मेरे गांव में सरदार है। सरदार मतलब पंजाबी नहीं, हमारे यहाँ एक लोकल सरदार बोलते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी है, पाड़ा बोलते हैं, राय भी है, बामुन भी है, यानी ब्राह्मण भी है। हमने कभी आज तक प्रॉब्लम्स नहीं देखे। मैं उस धरती से बिलोंग करता हूं, उस गांव से बिलोंग करता हूं जिसमें 45 साल की मेरी उम्र है। मैंने आज तक नहीं देखा ये चीजें होते हुए। और जो पार्टियां आने का प्रयास कर रही है, वो जहां जहां भी गई है, वो क्या हुआ है, वहां कितने सैलाब आए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है लहर है, हम कहते हैं ये कहर है जी। बहुत शुक्रिया। रब्बानी जी के पास आएंगे। आप हमेशा कहते हैं कि एकता साथ रहेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो आज आप दोनों एक साथ कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और हमारे बड़े भाई इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग भाई को जितना मेहनत करा सकें यहाँ पर कराएं, क्योंकि इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि इनकी जो आंदोलन है पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में खुला जंग ये छेड़ कर रखे हैं, और इनसे हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है, और हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले वक्त में जब हम लोग का इलेक्शन सामने आएगा, विधानसभा इलेक्शन सामने आएगा, तो भाई प्लीज आप विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे भी जरा से, है ना, आप अभी 3 महीने में बंगाल हूं, जब तक इलेक्शन नहीं होता। जी हाँ, तो केवल एक आध दिन के लिए मैं जाऊंगा अपने घर। देखिए, मेरे बच्चे भी छोटे हैं जी जी, और उनसे भी जिम्मेदारी नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, कई लोग ये कहते हैं कि जिसने शादी नहीं की वही देशभक्त है। भाई ये किसने पैरामीटर बनाया? भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस शादीशुदा नहीं थे क्या? आप व्यक्ति महात्मा गांधी जी शादीशुदा नहीं थे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल शादीशुदा नहीं थे क्या? तो रेबल सदानंद पति भी शादीशुदा है। परिवार नो डाउट मेरा एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मेरा देश सबसे बड़ा पार्ट है, पहले देश है जी, सबसे पहले। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Subscribe our channel. Press the bell icon.